सम मोर पॉइंट्स आर देयर। नेक्स्ट पॉइंट, हम नोट लिख रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द एप्लीकेशंस और यूज़ ऑफ SRP डेटा के +3 +2 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, वो सब था। तो ये नोट लिख रहे थे। थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ, अब जैसे वेनेडियम के पेंटाफ्लोराइड के बारे में बात आती है, पेंटा हैलाइड्स की बात आती है, तो VF5 जो है वो रूम कंडीशन पे स्टेबल है, बाकी सब रूम कंडीशन पे स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ऑक्सो हैलाइड्स। तो क्या पॉइंट है, लिखो VF5 is stable at room temperature. At room temperature, and other pentahalides undergo hydrolysis, and other pentahalides undergo hydrolysis to give oxohalides. ऑक्सोहैलाइड्स मतलब VOX3। ये ऑक्सो कैटायंस होते हैं, बड़े कॉमन से होते हैं, जैसे VO3+, VO2+। जैसे बिस्मिथ का देखा था आपने, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा, जैसे BiO+। ये बिस्मिथ इस ग्रुप का नहीं है, D ब्लॉक का नहीं है, P ब्लॉक की मेटल है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सी कैटायंस। तो ऑक्सी कैटायंस, तो इस तरीके से कहते हुए VF5 अमंग पेंटाहैलाइड्स में VF5 इज ओनली स्टेबल अंडर रूम कंडीशन। बाकी सब हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, रूम कंडीशन पे नहीं है। रूम कंडीशन पे दे रादर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोहैलाइड्स। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है इसकी। क्या पॉइंट? अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT में मेंशन्ड है। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स, another feature of fluorides is their instability in low oxidation state. In low oxidation state, इसका लॉजिक भी बड़ा यूजफुल है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल CuF and VF2 do not exist. CuF does not exist, VF2 does not exist। क्यों सर, फ्लोराइड में क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल वैसी सी बात है जैसे मान लो कॉपर की आप फ्लोरीन से रिएक्शन कराओगे, इतना पावरफुल, सच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये CF2 बना के ही छोड़ेगा, CuF बनाएगा ही नहीं। कॉपर कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एज वेल एज +2, CuF2 बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट हो गया। तो फ्लोरीन इज सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that it forms more stable CuF2। तो ध्यान दें, CuF, VF2 do not exist, CuCl exists, CuBr exists, CuI exists, but not CuF, क्योंकि फ्लोरीन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है और वो CuF2 में कन्वर्ट करता है, CuF होता ही नहीं। तो नोट करें, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। ये चौथा पॉइंट था एज ए नोट चल रहे थे, ये नोट करके चल रहे थे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और भी 1-2 पॉइंट्स लेंगे। कॉपर की बात आती है तो ध्यान दो, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 के कंपाउंड्स, Q+ कंपाउंड्स, दे आर अनस्टेबल एंड दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। लिखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये वाली बात नोट करो, नोट इट डाउन। CuI2, मान लो ये 4th नंबर था, 5th पॉइंट नोट में, CuI2 एंड FeI3 डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन ये पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग है, मैं बता चुका हूं, डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट।
तो CuI2 and FeI3 do not exist. क्यों? As F minus as I minus is a good reducing agent. कैसे? सोचो आप कॉपर 2 प्लस और मान लो I माइनस की रिएक्शन करा लो. I माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर 2 प्लस आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. पता चला CuI का वाइट पीपीडी बन जाता है एंड I2 और I3 माइनस इज फॉर्म्ड. सिमिलरली फेरिक आयन ये एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कैटायन है. I माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. नहीं, दोनों साथ में जिंदा रह ही नहीं सकते, रिएक्शन करेंगे. ये क्या बनाएंगे? Fe2 प्लस एक्वस, पानी में हो रही है रिएक्शन, प्लस I2 और I3 माइनस. सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर. तो ध्यान दें, साथ ही साथ ये भी लिखो मैनी कॉपर प्लस 1 कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन. अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे? जैसे Cu प्लस है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है लाइक दिस, कॉपर सॉलिड एंड कॉपर 2 प्लस. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये. तो कॉपर प्लस 1 के कंपाउंड्स लेस स्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में, और उसका रीजन यही है कि कॉपर 2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रिलीज होती है. Cu2 प्लस is aqueous, is more stable than copper plus because hydration enthalpy of copper 2 plus is very high. रिलीज ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक है. आयन का हाइड्रेशन हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक. तो एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, और कोई भी प्रोसेस अगर रिलीज आउट होगा तो दैट विल हेल्प इन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. तो Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस इन द एक्वस मीडियम बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द कॉपर 2 प्लस इज वेरी हाई रिलीज्ड एंड दैट हेल्प्स. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन you will give. This was an important point. Again you are supposed to remember all this. एक और पॉइंट भी लिख लो, जैसे 6th. अब ये तो हम कह चुके हैं कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम मोस्ट. तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स. जब तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ, मैंने पहले ही बताया था, ये दोबारा फिर आ रहा है, कोई बात नहीं. MnO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, इवन मैंगनीज का ऑक्साइड ही बनता है Mn2O7. जैसे और भी ले सकते हो कंपाउंड्स, फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी ले सकते हो. और यहाँ पर जैसे टाइटेनियम TiF4 या VF4, CrF6, इस तरह कंपाउंड बनते हैं. MnF4, VF5 वो तो बताया ही है हमने, MnO3F एक्सेट्रा. तो ये सब कंपाउंड्स हैं, बड़ी आसानी से एग्जिस्ट करते हैं. ऑस्मियम में भी एग्जिस्ट करता है, OSO4 प्लस 8 में भी ले जाएगा ये, FeO4 2 माइनस, फेरेट प्लस 6 में. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. रीजन बता चुके हैं. ऑक्सीजन की टेंडेंसी इनफैक्ट और ज्यादा होती है टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. रीजन बिकॉज इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, जबकि फ्लोरीन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड. तो फ्लोरीन से भी ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है? ऑक्सीजन की. वो कैसे मालूम पड़ता है? MnO3 एग्जिस्ट और Mn2O7 एग्जिस्ट, but MnF7 does not. Mn2 ये भी मैंगनीज प्लस 7 में है और ये भी मैंगनीज प्लस 7 में है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता.
Mn7 डज नॉट एग्जिस्ट। +7 में वो कंपाउंड बनाएगा तो ऐसा बनाएगा जैसे ये MnO3F। तो फ्लोरीन वाला MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट, Mn2O7 एग्जिस्ट। इसका मतलब ऑक्सीजन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन कंपेयर टू फ्लोरीन, एंड द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इज व्हाट? Double bond forming nature. That means a stronger bond is formed by the oxygen due to the double bond nature than compared to fluorine. तो guys ये कुछ पॉइंट्स थे, लिखो ऐसे नोट थे, ये नोट करके लिख लेते हैं हम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 7th 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। 6 प्रॉपर्टीज ये वाली नहीं, ये तो नोट थे। तो नाउ 7th प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक मेटल्स। अभी डी ब्लॉक चल रहा है, एफ ब्लॉक तो आया नहीं, आएगा अभी, टाइम लगता है थोड़ा इसमें। स्टूडेंट्स की नेचर होती है, जो भी स्टूडेंट्स अब जेई लिखने वाले हैं उनकी नेचर टेंडेंसी होती है कि जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं वो खूब जम के पढ़ते हैं, और ये जो एंड में चैप्टर्स आते हैं ना, कई बार इनको उड़ा देते हैं, इन पे फोकस कम रहता है उनका, या तो वो थोड़ा सा बर्नआउट फील करते हैं, हो गया यार बस बहुत, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी, छोड़ना कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। अब वो बड़ी नेचुरल सी बात है, कई बार होता है कि यार बहुत पढ़ लिया, बस अब भाई इस वक्त एग्ज़ाम करा दो, बस जो देना दे देना यार आप तो, बस ऐसे नहीं। एंड के चैप्टर्स को भी उतनी ही एनर्जी से पढ़ना है जितना आपने शुरुआत वाले चैप्टर्स से लेके पढ़े थे। आप जब 12th में आते हो, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, आप मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, कितनी एनर्जी से एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ते हो, एंड में आते आते करो निपटाओ इनको। नहीं, ये टेंडेंसी सही नहीं है, और यही डिफरेंस है बिटवीन ए सीरियस, वेरी सीरियस एंड वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड अ बिट कैजुअल एटीट्यूड स्टूडेंट। जो कैजुअल वाला है वो हो गया बस मेरा, तो वो ये फीलिंग रखता है, और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसके लिए इनिशियल चैप्टर हो या एंड वाला चैप्टर हो, सिलेबस एंडिंग वाला, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और बढ़िया चीज़ें पढ़कर वहीं वो डिफरेंस क्रिएट कर लेता है अपना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं ये बता रहा हूँ, ये जनरली होता है स्टूडेंट्स के साथ में। नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेरे पास नया कुछ बताने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 तरह के जनरल कंपाउंड होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल्स। अब पता है आपको, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, have one or more number of unpaired electrons, non-zero spin magnetic moment। ये कोई नई बात नहीं है, इनफैक्ट ये सब चीज़ें आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये सब बातें की जाती हैं। तो नॉन जीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनफैक्ट इनको हम डिफाइन कर चुके हैं सॉलिड स्टेट में भी, बिल्कुल एंड में। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होता। इसमें वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड, क्योंकि यहां तो डायमंड नहीं है ना, हाँ रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेट स्पिन है ही नहीं, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हो। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट याद रखना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, और डी ब्लॉक में तो बहुत कॉमन 3 मेटल पढ़ा भी चुके हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और फेरोमैग्नेटिक मेटल्स या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स या मेटल्स
कौन सी? आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनके बारे में हम बता चुके हैं इन सॉलिड स्टेट कि इन्हीं से हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल से परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यही काम आते हैं। और वहाँ डिफाइन भी किया था कि ये इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जहाँ पर सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम्स ग्रुप टू कंबाइन टू फॉर्म डोमेन्स, and when all the domains under the magnetic field are aligned in the same direction, they produce a very strong magnetic effect, and because of that their magnetic effect is so strong। और उसकी कैटेगरी में कौन आते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। मेटल्स में हालांकि कंपाउंड्स भी होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक हैं। एग्जांपल्स हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स ये सब होती हैं। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जरूर याद रखें, होगा आपको depends on number of unpaired electrons, x into x plus 2 bm Bohr magneton, where x is number of unpaired electrons। so number of unpaired electrons कुछ नया नहीं है, ये सब मैं कई बार बता चुका हूं। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो ऑलरेडी स्टडीड, ऐसा भी लिख सकते हो ऑलरेडी स्टडीड, हो गया बस, कुछ नया नहीं है यहां पर। नोट इट डाउन, नोट करो पूरी बात। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये कलर थोड़ा याद करने वाले, इसमें से कुछ कलर तो आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट कुछ कलर आपको डिट्टो। अब चूंकि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जेईई मेन में कितनी ज्यादा है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, वो जो बचा खोचा है ना सब कुछ पूछेंगे वो, तो एनसीईआरटी घोट जाओ, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्वेश्चन तो फंस जाएंगे उसमें से ही। तो कलर के बारे में कुछ आपको रटना भी पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा कलर्स को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर, formation of colored ions। अब कलर का मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में खूब डिटेल में बात की है हमने। डीडी ट्रांजिशन की बात की है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात की है, उसके बेसिस पे बताया है कि कलर कब आएगा, जब एब्जॉर्ब्ड, मतलब कलर कोई लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में लाई करेगी, देन द कंपाउंड इज फाउंड टू बी कलर्ड। अच्छा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उसका कलर नहीं दिखता, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज विजिबल टू अस। अब हम उस बात को यहां नहीं कहेंगे, बस मेनली कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स can be explained mainly due to DD transition। DD ट्रांजिशन के कारण होता है T2G से इलेक्ट्रॉन आसानी से Eg में शिफ्ट हो जाता है when light is absorbed और energy is absorbed in the form of photons और light। जैसे कलर थोड़े से याद रखने वाले हैं, तो कलर ऑफ some aqueous ions, जैसे स्कैंडियम 3+ कलरलेस, जैसे टाइटेनियम में Ti4+, Ti3+, Ti4+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज कलरलेस। ये भी एक जनरल पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़िया है। हालांकि इट इज नॉट ए रूल कि यदि स्पीशीज के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो जनरली इट इज फाउंड टू बी कलर, जनरली नॉट द रूल, जनरली इट इज फाउंड टू बी कलरलेस, तो कलरलेस। बट टाइटेनियम 3+ इज पर्पल इन कलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस इज पर्पल इन कलर। वेनेडियम में खासकर वेनेडियम 4+, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 2+, एनसीईआरटी में मेंशन है ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का जो कलर है दैट इज वायलेट।
और ग्रीन। अगर ये प्योर है तो वॉयलेट, और यदि इम्प्योर है, इफ इम्प्योर। हालांकि एनसीईआरटी तो केवल वॉयलेट ही दिखता है क्योंकि क्रोमियम 3+, पर कई बार हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जैसे आप टेस्ट करते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो व्हेन द गैस इज पास्ड इनटू द K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। कई बार क्रोमियम 3+ को बोल देते हैं कि SO2 विल रिड्यूस K2Cr2O7 इनटू क्रोमियम 3+, ग्रीन कलर, तो ग्रीन बोल देते हैं। बट सर यहाँ वॉयलेट बता रहा हूँ तो मैं वॉयलेट के साथ साथ ग्रीन भी बताता हूँ। अगर प्योर क्रोमियम 3+ है तो इट विल बी वॉयलेट, बट ग्रीन कुछ और इंप्योरिटीज भी होती हैं और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कलर बिकम्स ग्रीन। तो ग्रीन भी ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज, अदरवाइज वॉयलेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट में होगा, यू हैव टू से सिंपली ग्रीन। बट यदि क्वेश्चन सिंपली आ जाए कि व्हाट इज द एक्वस क्रोमियम 3+ कलर, तो यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर वॉयलेट। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखनी है। अब वो डिपेंड पे भी करता है, मान लो CrCl3 का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, क्रोमियम क्लोराइड। अब मान लो क्रोमियम क्लोराइड का क्लोरीन सॉल्यूशन बना लिया, तो कहोगे आप क्रोमियम 3+ एक्वस सॉल्यूशन में है, बट वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, एक्वा कॉम्प्लेक्स। और एक्वा कॉम्प्लेक्स जैसे क्या, मान लो CrCl3 को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CrCl3 को आपने पानी में घोल लिया, क्या बन गया, CrH2O6 Cl3 3+। तो ये क्यों, ये भी तो हो सकता है CrH2O5 Cl2+, ये भी तो हो सकता है CrH2O4 Cl2+, एक्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन किसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, कलर विल बी वेरिंग, एंड जनरली दिस कलर इज ग्रीन, दिस इज फाउंड टू बी ग्रीन इन कलर। ओवरऑल कलर अपीयर्स टू बी ग्रीन। कहने का मतलब यह हुआ कि कई तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर प्योर क्रोमियम 3+ है, ओनली, केवल यही वाला हो, मान लो ओनली दिस, इफ ओनली CrH2O6 3+ is present, then what color, violet, तब केवल वॉयलेट है। अच्छा, पानी में कोई इस तरह का कैटायन है डी ब्लॉक का, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा, वाटर भी तो लिगैंड के रूप में वर्क करेगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो ये वॉयलेट होगा। बट देयर में बी अदर पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज ऑफ द अदर कंपाउंड्स, अदर आइसोमर्स, एंड द कलर में चेंज एंड इट इज जनरली फाउंड टू बी ग्रीन। इतना याद रख लो, सफिशिएंट है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं टेबल कंटिन्यू करूंगा, जरा ये वाली बात लिखना है यहां तक की, नोट इट डाउन। नाउ आयरन, आयरन में दो कॉमन आयन, फेरस, फेरिक। फेरस इज ग्रीन एंड फेरिक इज येलो। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट 2+ इज पिंक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा ही है, एंड कोबाल्ट 3+ इज ब्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ भी है इसके ऊपर। Nickel is green. Nickel commonly shows nickel 2+, which is green. Copper, copper 2+ is blue. Zinc, zinc 2+ ही शो करता है and that is colorless. तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स होते हैं। सम ऑफ द, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, यू आर सपोज टू रिमेंबर, दे आर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। Thereafter, formation of the complex compounds, कौन सी प्रॉपर्टी, 9th। पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो डी ब्लॉक के जो मेटल और मेटल कैटायंस हैं वो अच्छे एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एंड एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर्स लाइक लिगेंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉल साइज,
D block metals and cations are good Lewis acids and hence accept lone pair from ligands। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज वेरी वेरी वास्ट। जैसे K4FeCl6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो और भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे CONS3 6Cl3, NiCO4 वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस तरीके एटसेट्रा बहुत लिस्ट है बहुत बड़ी। तो दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों? एस ब्लॉक के लार्जर कैटायंस दे कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आसानी से कहाँ बनाते हैं? बेरियम, स्ट्रॉन्शियम के कॉम्प्लेक्स आसानी से बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज दे आर वीक और पुअर लुईस एसिड्स, दे हैव द लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट करो ये सब बात, ये सब प्रॉपर्टीज चलनी है, जनरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। नोट इट डाउन।